जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन। रिजल्ट्स के धड़ाधड़ आने का, नताइज आने का सिलसिला जारी है और इंतखाबी रिजल्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट्स की फॉर्मेशन, जोड़ तोड़ कौन बनेगा, कौन किसके साथ जाएगा, वो सिलसिला भी जारी है। इमरान खान साहब अपनी विक्ट्री स्पीच कर चुके हैं, उसको हम एक्सटेंसिवली डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ डिस्कस करना अभी बाकी है। उधर जो दूसरी जमातें हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी आइंदा की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी आज दबंग किस्म की और बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बिलावल भुट्टो के रिजल्ट्स सामने क्यों नहीं लाए जा रहे, और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो का पहला नतीजा सामने आ चुका है, जहां से वो अपनी नेशनल असेंबली की सीट जीत चुके हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर भुट्टो का साहिबजादा बिलावल भुट्टो अपनी रिवायतों का अमीन, अपनी जमात का अमीन, अब पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से किस किस्म की सियासत करेगा और इमरान खान को कितना टफ टाइम देगा, ये सब बातें करेंगे। रिजल्ट्स भी आपको देते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का रिजल्ट अगर आप मुझे बता सकते हैं तो वो ज़रा बताते रहिएगा, मैं जानना चाह रही हूँ, उसको डिस्कस भी करना चाह रही हूँ। मेरे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन नीचे ये जो आप स्क्रीन पे चलते हुए आज न्यूज़ की ओपिनियन पोल, सॉरी इलेक्टोरल पोल आप देख रहे हैं, 45% रिजल्ट आ चुके हैं। 272 कौमी असेंबली की सीट्स, 270 का रिजल्ट आ गया। पीटीआई 118 पे आगे है। नून लीग की 62 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी की आएंगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप ये आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की भी नीचे देख रहे हैं। तो कौमी और सूबाई तमाम असेंबलियों की जोड़ तोड़ की सिचुएशन हम आपको स्क्रीन पे नीचे दिखा रहे हैं। गोइंग बैक, बिलावल भुट्टो का हल्का, जो मैंने कहा था कि डिटेल्स आपको बतानी है, पैनलिस्ट से भी डिस्कस करनी है। NA 200 लाड़काना, यानी कि अपने गढ़ से, अपने आबाई हल्के से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जीत गए हैं। क्लियरली मैदान मार लिया है और 84,426 84,426 वोट लेके कामयाब रहे हैं, जबकि MMA के राशिद सोमरो साहब जो हैं वो सेकंड नंबर पे आए हैं, हार गए हैं 50,200 वोट लेके। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट की फॉर्मेशन क्या होगी, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन क्या होगी सेंटर में और प्रोविंसेस में, ये सब डिस्कशन करेंगे। यहाँ कराची में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी और खान, थैंक यू सो मच सर। और खान साहब ने जो है वो आज एक विक्ट्री स्पीच का डिटेल प्लान दिया है, उसमें इकोनॉमी पर मैं आपसे खास तौर पे बात करूंगी। और लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं मुनीज़े जहांगीर। वंस अगैन मुनीज़े, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? I can hear you loud and clear, गरीदा। ओके परफेक्ट। फरहान बुखारी साहब, इमरान खान साहब की स्पीच आपने विक्ट्री स्पीच सुनी, सुनने का इत्तेफाक हुआ। बहुत से गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए दिए हैं। मईशत ठीक करने की बात की है उन्होंने, उसको बहुत सिंपली उन्होंने कह दिया कि जी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक तो मैं टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करूंगा, टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करूंगा, एंड सेकेंडली ओवरसीज पाकिस्तानीज को एतमाद दिलाऊंगा कि वो इन्वेस्टमेंट करें। क्या इन दो तरीकों से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ठीक हो सकती है? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम होगा, बड़ा तकलीफ दे होगा। एक पेनफुल ट्रांजिशन की बात हो रही है और उसमें कई कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी और जो मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, ख़ास तौर पे जो एक बड़ी तादाद में नौकरियाँ क्रिएट करने वाला वादा है, वो तो मुझे अगले 1-2 साल होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अगर हम IMF के पास चले गए कर्ज़ा लेने के लिए, इस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी है, तो फिर वहाँ से इतनी कठिन शराइत आएंगी कि वो पूरा करते करते आपको टाइम लगेगा। डेट जाइगेंटिक हो गया है, तो उसको खान साहब कैसे टैकल करेंगे? 1,000 अरब रुपए का तो सिर्फ सर्कुलर डेट है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने बिजली के नेटवर्क में जो इस्लाहात आपको करनी चाहिए थी, जो लॉसेस खास तौर पे कम करके ख़त्म करनी चाहिए थी, उस पे काम पिछले 5 साल में नहीं हुआ। तो 5 साल पहले इसाक डार साहब ने ऐलान किया था 500 अरब रुपए का, अब वो हुकूमत 1,000 अरब रुपए का छोड़ गई पीछे। तो ये सर्कुलर डेट 5 साल का जो है मजमूई तौर पे ये 1,500 अरब रुपया बनता है। 1,500 अरब रुपए, जो कि एक ह्यूज रकम है। उसके अलावा आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये एक्सटर्नल साइड पे रिजर्व्स की पोजीशन आपकी ख़राब हुई है, वो पिछले साल का जो अब जो फिगर आया है वो तकरीबन आप ये समझिए कि 2100 और 2200 अरब रुपए के दरमियान, यानी $18 बिलियन
وہ ایک خطیر رقم ہے. اور اس طرح شاہ خرچیاں کر کے گئے ہیں کہ وہ جو سنتے تھے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, وہ تو سنا لگتا ہے یہ ہے کہ وہ چادر پھینک گئے. کروں گی. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی اور سابق سربراہ فاروق ستار میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. لیٹس لسن ٹو دیم. بدترین دھاندلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی انتخابات میں, اور پوری قوم حق بجانب ہے. چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں, وہ اس قابل نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان کی انتخابی تاریخ کو داغدار کر دیا. اس کے علاوہ ہم عمران خان صاحب سے بھی کہیں گے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ انتخابات ہوئے ہیں. پھر بھی ہم ان کو جس طرح بھی جیتے ہیں, جیسے بھی جیتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں. سندھ کے شہری علاقوں سے جو رزلٹ آئے ہیں وہ ان شہری علاقوں کی سیاسی وابستگی کو, ان کی سیاسی اختیارات کو اور مینڈیٹ کو نہ صرف اس کی بے حرمتی کی گئی ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ معاملہ اب یہی لگتا ہے, اندیشہ یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ 5-7 سال میں ہو رہا ہے وہ کسی صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ پوری ایک قوم کے خلاف ہو رہا ہے. ہم پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ مہاجروں کے ساتھ, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کو ڈس فرنچائز کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق سلب اور ان کے اختیار غصب کیے جا رہے ہیں, ان کی نمائندگی کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم اپنے لائے عمل کا اعلان آئندہ کریں گے, لیکن یہ دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ عوام نے تمام تر خوف کے ماحول سے نکل کر جس طرح پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ کر اپنے طور پہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام نے پاکستان کی سیاسی نظام میں اپنے آپ کو اس میں حصہ ڈالا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج نہ کسی کو قابل قبول ہوں گے, نہ اس کے نتائج ملک, قوم, جمہوریت اور قومی یکجہتی کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوں گے. آپ ابھی دیکھ لیجئے, حیران کن طور پہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ چاپے کے حلقے بھی چھوٹے ہیں, کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں کے نتائج سب سے دیر سے آئے ہیں. کراچی کے نتائج سب سے دیر سے آئے ہیں. کوئی بتائے گا چیف الیکشن کمیشن سمیت الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کہ اتنی تاخیر کی وجوہات کیا ہے؟ اگر آپ پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 پر نتیجہ لکھ کے نہیں دیتے تو یہ نتیجہ ہے ہی نہیں. جمہوریت کے اور اصولوں کے انتخابات کے سے مکمل طور پہ اس کی منافی ہے. ہم اس بات کے اب گواہ ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس لیے یہ کہنے پہ حق بجانب ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو انہوں نے کاؤنٹنگ ہوتے ہوئے دیکھی ہی نہیں ہے, رزلٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہیں. جب ہم نے نہیں دیکھے تو اس انتخابات کا خیر مقدم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن قرار دے سکتے ہیں اور اس کے نتائج کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ پھر بھی ہم پاکستان کی سلامتی اور اس جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے مبارکباد ہم نے عمران خان صاحب کو دی ہے اور دوبارہ دے رہے ہیں. یہ جو نتیجے رکے ہوئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر اعلان کیا جائے ان کا, تاکہ اور اندیشے بڑھے نہ. بہرحال ڈکیتی ڈالی گئی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ پر. ویسے تو اوکے ویل ایم کیو ایم پاکستان ایک اور دبنگ, ایک اور زوردار پریس کانفرنس کرتے ہوئے جس میں ایک بار پھر سے وہ مینٹین کر رہی ہے کہ کراچی سمیت
पूरे सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में धांधली हुई है। कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान गवाह है कि धांधली हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगी, सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्लियर होंगी और अपनी स्ट्रैटेजीज वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान को लेकिन वेलकम किया है कि वो गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट का एहतराम करें और उन्होंने ये भी कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान गवाह है कि धांधली हुई है और धांधली का मकसद शायद सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट तबाह करना है। मुनीसे जहांगीर, कितना अहम है मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का, और ऐसे वक्त में जब इमरान खान ने धांधली की तहकीकात की ऑफर की है एमक्यूएम का ये एक पॉजिटिव रिस्पांस, क्या कमेंट करेंगे? देखिए गरीदा, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो ये तो एक बहुत बड़ी ख़बर है और इसके दूररस नताइज भी होंगे। ये मैंने आपसे ही सुनी है, अभी तक हमने वायस पे नहीं देखी। मैं सही समझी हूँ आपकी बात से? जरा मुनीज़े दोबारा बताइएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर मेरे कान में कुछ बोल रहे थे। आप क्या कह रही थी प्लीज? आप ये कह रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जस्टिस रजा ने रिजाइन करने का ऐलान नो, एमक्यूएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया धांधली पे। देखिए, इस्तीफे का मुतालबा आपको याद नहीं कि फखरुद्दीन जिब्राहीम के साथ क्या क्या हुआ था जब 2013 का इलेक्शन हुआ था? तो ये तो मुतालबात हैं, क्या ये पूरे होंगे कि नहीं ये एक और मामला है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि आने वाले जो ये एक हफ्ता है ये बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान के लिए। ये फूलों का स्टेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ गरीदा, हमने पिछले स्लॉट के अंदर हम बात करना भूल गए इसके ऊपर जी। जो सबसे अहम बात, और जब से हमारी जो सबसे अहम इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये वन वे रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए और हमें ढूंढना है कि इसके अंदर हमने बैलेंस कैसे लाना है जी। अब बात यह है, फरहान बुखारी साहब भी साथ बैठे हुए हैं, वो इस इश्यूज़ के ऊपर अबू रखते हैं। तो बात यह है कि अमेरिका के साथ जो हमारी रिलेशनशिप रही है वो हमेशा अफगानिस्तान के ज़रिए से रही है। वो हमें अफगानिस्तान के ज़ुमरे में देखते हैं और हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ एक ट्रांजैक्शनल, एक सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप रही जी। अब उसके अंदर हम कहाँ बैलेंस ढूंढेंगे, वो हमसे ये कहते हैं और उनकी सुई अटकी हुई है कि आप जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको आप काबू करें, जो अफगानिस्तान में जाके तबाही फैला रहे हैं उनका आप खात्मा करें, हकानी नेटवर्क का आप खात्मा करें। तब तक हम प्रेशर बढ़ाते रहेंगे आपके ऊपर, FATF के ऊपर। ये सब कुछ इकोनॉमी से लिंक्ड है, बिल्कुल। हम FATF के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाते रहेंगे और यूरोपियंस के ऊपर भी हम इन्फ्लुएंस डालते रहेंगे कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो रिलेशनशिप हमारी और उनके साथ है उसको वीकन किया जाए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अमेरिका, मैं फरहान साहब से भी इस पे सुनना चाहूंगी कि वो इसको कैसे देखते हैं, जो इमरान खान साहब की शायद एक नई स्ट्रैटेजी हो टू बैलेंस अ रिलेशनशिप विद अ सुपर पावर। बिल्कुल ठीक है, ये डिबेट जरूर करेंगे मुनीज़े। थैंक्स फॉर गिविंग दिस पॉइंट। अमेरिकन रिलेशनशिप, पाकिस्तान रिलेशनशिप डिस्कस हमने जरूर करने थे, ट्रांसमिशन आगे भी चलती रहेगी। इसके साथ ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प एंड इमरान खान, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन बहुत किया जाता है, रिजेंबलेंस बहुत दी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन अमेरिका में भी काफ़ी कंपैरिजन किया गया। तो ट्रम्प के साथ अब इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो हाउ दे बोथ विल गेट अलॉन्ग, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट होगी। लेकिन अगैन, चूँकि अभी अभी हम ये MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आए हैं, फरहान बुखारी साहब ज़रा आप इस पर तज्जिया दीजिएगा कि लग ये रहा है कि इमरान खान शायद कराची की सीट रिटेन करेंगे और यहीं से पार्लियामेंट में बैठेंगे और यहीं से अपनी गवर्नमेंट बना के वज़ीर आज़म बनेंगे, यानी कि कराची की सीट पे। तो जब कराची की सबसे बड़ी जमात होती थी, या इस पे डिबेट हो सकती है, मुतालबा कर रही हो कि कराची का मैंडेट तबाह किया गया है, कराची का मैंडेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जो रिजल्ट्स आए हैं, तो ये कितना ट्रिकी होगा कि खान साहब कराची की सीट से ही वज़ीर आज़म रहें जहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम है। देखिए,
25 जुलाई से पहले की सूरत हाल कुछ और थी, आज की सूरत हाल कुछ और है। और अब ये एक रियलिटी चेक की तरफ मामला जा रहा है, यानी बहुत सी चीज़ें जो पहले कही गई, मसलन अभी आपने ये जो MQM का बयान सुना, उसमें वो धांधली की भी बात कर रहे हैं और खान साहब को भी मुबारकबाद दी, बल्कि 2 दफ़ा मुबारकबाद दी। अच्छा, ये मुबारकबाद क्यों दी गई, इसके पीछे क्या है, क्या मैसेज है? क्योंकि यहाँ पे तो बात ये चल रही है कि MQM अपनी तरफ से रूलिंग कोalition में का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड है। ये होगा या नहीं होगा? फरहान साहब, इंटरप्शन की सॉरी माजरत दीजिएगा। इस वक्त फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद। जी अस्सलाम वालेकुम वरीदा, लेकिन आपके फोन के पीछे कोई आवाज आ रही है जो ओके, ये आवाज अभी ठीक कर देते हैं। अब मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है फवाद? आपकी आवाज सही है, लेकिन आपकी आवाज के पीछे रात को टीवी चल रहा है जिसकी आवाज आ रही है। ये जरा जो दूसरी आवाज है वो प्लीज ठीक कर लीजिएगा जो फवाद साहब के कान में जा रही है। फवाद, आपको भी मुबारक हो आपकी अपनी सीट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक क्लियर मेजॉरिटी, बहुत मुबारक हो। अब आप लोग जाहिर है गवर्नमेंट बनाने का सोच रहे हैं और इस हवाले से आप लोगों की आज फर्स्ट कंसल्टेशन भी आपस में हुई है, तो क्या आप लोगों ने चॉक आउट किया है स्ट्रक्चर? क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे आप लोगों की इस वक्त तक स्ट्रैटेजी सामने आई है आपके अपने अंदर? ये एक तो हमने ये फैसला किया है कि जो जिस तरह से पहले इमरान खान साहब ने पहले वादे किया था कि हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो खालिस्तान PTI की हुकूमत होगी और उसके लिए हम कोalition जो है वो नहीं करेंगे। अब हमारा नंबर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पूरा हो गया है और हमें उम्मीद ये है कि खवातीन की नशिस्तें और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके हम तकरीबन 200 नंबर है वो टच कर लेंगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह हुकूमत PTI जो है वो एक वाहिद पार्टी के तौर के ऊपर ही बनाएगी और दूसरी तरजीहात इमरान खान साहब ने अपने खिताब में आपको बताई दी। हाँ, उन पर भी मैं आपसे बात करूंगी। और पंजाब के हवाले से क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन का सेटअप आप लोगों के जहन में है? इंडिपेंडेंस को मिलाएंगे साथ? नहीं, पंजाब में इंडिपेंडेंस है उनके साथ बात हो रही है और इंशाअल्लाह जो इंडिपेंडेंस है वो PTI में शामिल होंगे और उसके बाद हमारा जो नंबर है वो पंजाब में पूरा हो जाएगा और पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे। बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट बनेगी, KP में और पंजाब में और आजाद हुकूमतें बनेगी जो PTI के अकेले हुकूमतें बनेगी, फेडरेशन में PTI के लिए हुकूमत बनाएगी और बलूचिस्तान में हम कोalition बनाएंगे। तो 3 प्रोविंसेस हैं इनमें PTI की हुकूमत। अच्छा, खान साहब ने आज बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कंपोज्ड आज विक्ट्री स्पीच दी है, बहुत अच्छे पॉइंटर्स 10 आउट ऑफ 10 इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि देने चाहिए। और उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने कि धांधली के हवाले से कहा कि जो उनके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होने देंगे और जहां भी हल्के धांधली का क्लेम हो वो खोलने को तैयार हैं। लेकिन सियासी जमातें दीगर क्या इसके लिए आपके साथ कोऑपरेट करने पे तैयार होंगी? क्या नून लीग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार होगी? उन्हें आप लोग कैसे मिलाएंगे? बिकॉज अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेटिकली आप लोगों पर है। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट एक अलायंस बनाने की भी कोई सोच पाई जा रही है। इसे कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? देखिए, पहले बात तो ये है कि हमने इमरान खान साहब ने पहली ऑफर तो कर दी है और जिस तरह से आपने देखा है कि उन्होंने एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक डेमोक्रेटिक और बहुत मुस्बत अपना हाथ जो है वो बढ़ाया। अब उसके बाद जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन जमातों की है जो तहकीकात चाहती है। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसे हरके हैं जिनमें तहकीकात होनी चाहिए तो ये तो उनका अपना एक मामला है जिसके ऊपर उनको जाहिर है कि वो हक हासिल है कि वो आगे जाएं और इसके ऊपर अपना मुद्दा पेश करें। इमरान खान साहब ने उन्हें ऑफर कर दी है, हम जो ताउन कर सकते हैं हम इंशाअल्लाह वो ताउन करेंगे। ओके, और पार्लियामेंट का सेशन कॉल करने के हवाले से PTI सोच पाई जाती है जब रिजल्ट्स आ जाएं? ये सेशन जो है ये तो अब प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉल करना है। बहरहाल वो मेरा ख्याल है अभी तक रिजल्ट्स पूरे नहीं हुए, कल तक जो है वो रिजल्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद मेरा ख्याल है विदिन 7 डेज ये सेशन जो है वो कॉल कर लिया जाएगा और उसमें फिर नए कायदे ईमान का इंतखाब जो है वो अमल में आएगा। अच्छा, खान साहब ने 5 सीटें अपनी जीत ली हैं, नेशनल लीडर का इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन कौन सी सीट वो रिटेन करने का इरादा रखते हैं? अभी मेरा ख्याल है वो तो मियाँ वाली ही की अपनी जो सीट है उसी को ही रिटेन करना चाहते हैं, करना चाहेंगे। लेकिन मुख्तलिफ सजेशंस हैं, कुछ लोग चाहते हैं वो लाहौर की सीट रिटेन करें,
لیکن مجھے امید ہے کہ مجھے خان صاحب کا جو اپنا مجھے ویو لگتا ہے وہ میاں والی کو ریٹین کرنا چاہیے. میاں والی کے حوالے سے. اچھا, ون لاسٹ کوشچن. جو خان صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ دی ہے, باتیں, دعوے, پرومسز بہت اچھے کیے ہیں, بہت پازیٹیو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ڈومین میں آتی ہیں, پاکستان میں ان کے جورسڈکشن میں آتی ہیں, لائک فارن پالیسی, انڈیا, افغانستان, یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا. تو آپ لوگ فارن پالیسی خود ڈرائیو کریں گے, ڈیوائز کریں گے, ڈکٹیشن لیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جل کے چلیں گے؟ پوری دنیا میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ حکومت بناتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے, اور ان کی جو سجیشنز ہیں, ان کی جو آراء ہیں, ان پر اہمیت دی جانی چاہیے اور دی جائے گی اور دی جاتی ہے. پوری دنیا میں جو ماڈرن ملک ہے وہاں پر ایکسپرٹ اوپینینز ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی آتے ہیں. تو جو بھی ہم پالیسی بنائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں جو تمام ادارے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے بنائیں گے, اور جس وجہ سے جو پرنسپل ہیں وہ عمران خان صاحب نے آج آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے ہم چاہتے ہیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فواد چودھری. فرحان بخاری, کیا کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے فواد چودھری کی باتوں پہ؟ دین منیزے کا بھی کمنٹ لوں گی. دیکھیے, یہ حقیقت سے بالکل علیحدہ ایک بات ہے کہنا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے فارن پالیسی بنائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح کے حالات گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. چلیے وہ ٹھیک ہے, پھر وہ ایک الگ بحث ہے, میرے خیال میں اس کے لیے ایک الگ پروگرام ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ریالٹی چیک, اب یہ حقیقت جو ہے نا, جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اس سے بنسبت اس کے جو پبلک میں اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ جی 200 سیٹس ہماری, اور میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ 342 سیٹس جو خواتین کی بھی سیٹس ہیں, جو کہ ایک پروپورشنیٹ فارمولا کے تحت خواتین اور نان مسلم وہ 200 خواتین کا کوٹا, انڈیپینڈنس وغیرہ, وہ سب ملا کے, لیکن بغیر الائنس کے کیسے کریں گے؟ اگر ایک حصہ بھی ہے, مثلا اگر اس وقت 118 یا 119 یا 120 اس طرح کا نمبر چل رہا ہے, جی بالکل 120 تک پہنچ گئے ہیں, تو یہ پھر بھی پارلیمنٹ کی ٹوٹل اسٹرینگتھ سے 50% کی جو الیکٹڈ ممبرز کی جو اسٹرینگتھ ہے 272 کی, اس کی آدھی سے بھی کم ہے. تو اسی حساب سے انہیں وہ سیٹس ملیں گی. بالکل. اب سوال یہ کہ بغیر الائنس کے یہ کیسے آگے چلیں گے؟ کہنا کہ جی ہم الائنس نہیں بنائیں گے, یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے لائیو پروگرام میں, عوامی فورمز میں کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن یہ کہ ریالٹی کچھ اور ہے. انہیں بڑے سخت آگے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. اتنے برے حالات ہیں, اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو لوگ مجھے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ اتنی تفصیلات نہ بیان کیا کریں, لوگ بہت ڈر جاتے ہیں. لیکن ڈرنے کا تو وقت آ گیا ہے, کیونکہ جو ہم نے ماضی میں خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے, اور جس بے دردی سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا ہے, بالکل ٹھیک, اس کے نتائج ہیں یہ, جو کہ آج ہمیں بالکل ایک مصیبت کی طرح سامنے کھڑے میں اور گھور رہے ہیں. بالکل ٹھیک. منیزہ, آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گی فواد کی باتوں پہ؟ کافی کچھ خبریں دے دی ہیں انہوں نے. اصل میں غریدہ, مجھے تو فواد چودھری کی بہت ہی کم آواز آ رہی تھی, مگر جو فرحان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں, اس سے میں کچھ بات کر سکتی ہوں. کہ دیکھیے, فرحان بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ جو آپ سلوگنیئرنگ کرتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں, اب آپ کو یہ حکومت میں بیٹھ کے کر کے دکھانا ہوگا. ہم پاکستان تحریک انصاف سے بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ جی ہم کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, مگر پھر ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر کیا ہوا, اور سینٹ کے اندر وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جا کے بیٹھے جن کو یہ بہت سخت, جس کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ ان کے اوپر اتنی تنقید کرتے تھے, ان کو کرپٹ کہتے تھے, مگر آپ ان کے ساتھ جا کے سینٹ میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا, تو پھر یہ خاموش ہو جاتے تھے. تو دیکھیے, کہنا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنا کے یہ چیزیں کر دکھانی ہوں گی. ایک اور چیز میں غریدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور آپ شاید اس پہ میرے ساتھ اگری کریں, اینڈ آئی ایم شیور فرحان بخاری صاحب بھی کریں گے. دیکھیے, جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو کافی سیٹ سپیس ہوئی ہے, خاص طور پہ میڈیا کی. ہم نے اپنی خوشی سے سیلف سینسرشپ نہیں کی ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر. جس طرح سے پیمرا جو ہے اوور ایکٹیو ہوئی ہے, اور جس طرح کی قدغنیں میڈیا کے اوپر لگائی گئی ہیں, ان کے منشور کا حصہ ہے
کہ ہم میڈیا کو وکٹمائز نہیں کریں گے, ہم تو ایڈورٹیزمنٹس کو بھی نہیں استعمال کریں گے تاکہ جو ہے میڈیا کو ایک انڈیپینڈنٹ آواز کے طور پہ ہم بننے دیں, ہم اس کو بھی ایز اے جسے کہتے ہیں نا لالی پاپ نہیں لٹکائیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے ہماری اسپیس ختم ہو چکی ہے, کیا اب پاکستان تحریک انصاف جس کے منشور کا بھی یہ حصہ ہے یہ اسپیس ہمیں واپس دلا سکیں گے, اور اگر دلائیں گے تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بالکل ٹھیک, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور اتنے سوالات ہیں آنے والی حکومت سے کرنے کے لیے. ظاہر ہے ہم اٹھاتے رہیں گے, آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے. فرحان بخاری صاحب, کیا کمنٹ کریں گے آپ منیزے کی اس بات پہ کہ میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ, ایون دو ہم جانتے ہیں منیزے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سینسرشپ کہاں سے امپوز ہوتی ہے, کون سے پاورفل کوارٹرز ہیں ہو کال دا شاٹس ان پاکستان, کیسے صورتحال ہوئی ہے. فرحان بخاری صاحب. جی شکریہ. بدقسمتی سے یہ ایک کمپلیکس صورتحال, ایک طرف کافی سمپل ہے, ایک طرف کمپلیکس ہے جی, لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو مینیفیسٹوز ماضی میں ہم نے دیکھے جی, وہ مینیفیسٹوز اسی طرح منوان ان کے اوپر فالو اپ حکومتوں نے نہیں کیا, کیونکہ یہ پیغامات لوگوں سے ووٹ لینے کے تو کافی ہوتے ہیں, اس کے لیے آج جب ووٹس مل جاتے ہیں, لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر چیزیں بدل جاتی ہیں, اور یہی سوچتے ہیں کہ جی 5 سال میں ہم سیاہ اور سفید کو ملا کے اپنا گزارا کر لیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ بعد میں 5 سال بعد بھی ایک اصطلاح ہے پنشنگ ڈیفیٹ بیلٹ باکس, وہ ایک حقیقت ہے. ہم آپ کو سن سکتے ہیں آسما جی, اس لیے سوچنا چاہیے, اور اس میں بہت اہم کردار ہوگا آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کا بھی, اور منیزے اور آسما بیوی موجود ہیں, اور لوگوں کا, کہ جو کانسٹنٹلی حکومت کو اور حکومت کے سربراہوں کو اور کارندوں کو ریمائنڈ کرواتے رہیں, جگہ جگہ پہ ریمائنڈ کروائیں, بالکل انہیں ریمائنڈ کروائیں کہ یہ آپ کا وعدہ تھا. ٹھیک, اس سے ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ آپ منحرف ہیں. تحریک انصاف کے تو بہت وعدے ہیں, بہت لگتا ہے کہ 5 سال ریمائنڈ کروانے میں, اور آج جو خان صاحب نے وعدے کیے ہیں وہ دو انہوں نے وعدے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سادگی اپنائیں گے, انہوں نے کہا پلیج کرتا ہوں میں قوم سے سادگی اپناؤں گا, اور دوسرا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت کروں گا. ان دونوں پر بھی آپ سے کمنٹ لاؤں گی. آسما شیرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا اسلام آباد سے. السلام علیکم آسما. وعلیکم السلام غریدہ. آپ کے آنے سے پہلے ابھی فواد چودھری ہمارے ساتھ ہے, کچھ 2-3 باتیں انہوں نے بولی. ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب کون سے سیٹ ریٹین کرنا چاہیں گے, انہوں نے کہا کہ ابھی واضح فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن کچھ لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب میاں والی کی سیٹ ریٹین کریں. نمبر 2, میں نے ان سے پوچھا فارن پالیسی کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں فارن پالیسیز گورنمنٹس بناتی ہیں, ان پٹس لی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. سو ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے. کیا کمنٹ کریں گے؟ بس اگر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب اس کا ثبوت تو ہم لے نہیں سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیسے بنے گی, بٹ ہمیں ایک ہوپفل ضرور ہونا چاہیے, آپٹمسٹ ضرور ہونا چاہیے. ہونا یہی چاہیے کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اختیار ہو, اور اختیار کے ساتھ اقتدار ملے. یہ سب سے بڑی بات ہے, اور یہ صرف پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کہتی رہی. اگر آپ دیکھیں محترمہ کی پرانی تقریروں کو اٹھا کے, میاں صاحب نے بھی بہت بعد میں ریئلائز کیا مگر کر لیا, خان صاحب کو بھی یہ ریئلائز ہونا چاہیے, اور ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نمبر گیم کی بات کر رہے تھے, جو فرحان بخاری صاحب بات کرے, بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود ہم کہ یہ جو ایک فریجائل قسم کی میجورٹی ملی ہے خان صاحب کو, اس فریجائل میجورٹی کے ساتھ وہ کیسے سخت معاشی اقدامات کریں گے, وہ کس طرح کے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کی منیزیں بات کر رہی تھی, جو کہ کسی بھی جماعت کی پرائیورٹی کبھی نہیں رہی. بالکل کسی بھی منشور کا حصہ ضرور ہے مگر وہ کہیں نہیں ہے. بالکل آج مطلب دنیا بھر سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کرتی ہے صحافیوں کے ساتھ جو کہ تنقید کرتے ہیں, تو کل کو گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کی پالیسی کیا بنے گی؟ آسما یہی سوال میں کر رہی تھی جب ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے, یہی سوال میں کر رہی تھی.
बिल्कुल। तो गरीदा ये बहुत अहम सवाल है और मैं ख्याल है कि मेचोरिटी भी जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आएगी और आई है। विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अंडरस्टैंड किया है और मजीद करेंगे कि उनको किस तरह से चारों सुतूनों को साथ लेके चलना है और किस तरह से उनको। और फिर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो फॉरेन पॉलिसी के जिम्मे में आती हैं, नेशनल जो असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी बहुत लास्ट में, जो बिलावल भुट्टो के मुतालबों में से एक मुतालबा था कि वजीर खारजा और कौमी सलामती कमेटी बनाई जाए। इसको बिल्कुल इसको चलना चाहिए और कौमी सलामती कमेटी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसको भी चलना चाहिए, ताकि एक शेयर और एक स्टेक होल्डर, नेचुरली हमें समझना चाहिए इस बात को कि जीएचक्यू भी एक शेयर होल्डर है, गो के पार्लियामेंट के अंडर है, उसको जरूर साथ लेके चलना। इस पे मेरा ख्याल है कि इनका एक एजेंडा, कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो है वो सामने जरूर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आसमान, चूंकि लेट आपने ज्वाइन किया है, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, देन आई विल गो टू मुनीज़े। अभी कुछ देर पहले ही एमक्यूएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया धांधली के मामलात पे, ऐसे दिन में कि जब इमरान खान जो है ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर चुके हैं धांधली की तहकीकात के हवाले से। एंड नंबर 2, बिलावल भुट्टो का फाइनली एक सीट का रिजल्ट तो आ गया जो वो जीत गए, एंड दैट टू आफ्टर पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड बड़ी स्टर्न प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के इस्तीफे का मामला, तो खैर मैं उस पर क्या कमेंट करूँ मुतहदा की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में चले गए हैं। और जो खान साहब अभी कह रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद लगवाया, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का नाम जो था वो खुद इमरान खान साहब ने सजेस्ट किया था, उनको शायद ये बात भूल गई है। और जब इलेक्शन हुआ था तो सबसे ज्यादा जिस तरह से उन्होंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम पे अटैक्स किए थे वो भी शायद उनको वो बात भूल गई है। सो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया है, सवाल ये है कि सवाल उठाए गए हैं और बड़े सर्टेन क्वेश्चन जो है वो तमाम सियासी जमातों की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि फॉर्म 45 के हवाले से था। और वो जो मैं आरडी के एक्स बोलती हूँ, आरटीएक्स, जो ट्रांसमिशन रिजल्ट की ट्रांसमिशन का जो सिस्टम था, भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। एब्सोल्युटली आपने वो सिस्टम डेवलप किया जो कि बहुत ही ज्यादा इतना डूबियस किस्म का सिस्टम था कि जिसको कोई समझ नहीं सका और वो नाकाम हो गया। और उसके बाद नहीं आसमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हवा बन नहीं आसमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैं मुनीज़े आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये कल बड़ा कहा जा रहा था कि जी आरटीएस बैठ गया, हमने तो चेक नहीं किया। यही इलेक्शन कमीशन था, यही नादरा थे जिन्होंने इस्लामाबाद में एक्सटेंसिव ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि जी हमने आरटीएस सिस्टम को 2 दफा चेक किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है और कोई भी किस्म का हैवी लोड उठा सकता है। ये सिर्फ 25 जुलाई से 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है। मुनीज़े, आपने सही कहा, और जिस तरह आसमा भी कह रही है, जब उसके चलने का वक्त आया तभी वो बैठ गया, तो दैट्स वेरी कन्वीनियंट। इसलिए लोग जो है वो सवाल तो उठाएंगे ना कि जब वेरी लाइट चलने का, तो सॉरी वो गाड़ी के कुत्ते फेल हो जाते हैं तो सिस्टम के भी कुत्ते फेल हो गए असल में। ये वो आपको पता ना कि आपका मेरा मजाक होता है एक लफ्ज का, आप ये आप रह नहीं सकती हर चीज के साथ आप ये लफ्ज लगाती हैं। नहीं मैंने कि ये तो यूज होता है, तुम्हारी भी गाड़ी है तो। अच्छा, इधर गरीदा एक चीज मैंने जरूर नोट की, चूंकि मैं पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी गई, मेरे पास वो पास भी था, तो मैंने वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स, कई तो बहुत अच्छी पोलिंग एजेंट्स थी, मगर कुछ ऐसी भी थी जिस तरह के NA 124 के अंदर एक पोलिंग एजेंट के खिलाफ बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि जी वो बहुत स्लो कर रही हैं, स्लगिश कर रही हैं प्रोसेस को। अंदर गई तो वो फेहरिस्त में वोटर्स को कह रही थी कि आप अपना नाम ढूंढें तो मैं इसके ऊपर कांटा लगा दूंगी। उनको सही तरह नज़र नहीं आ रहा था जी। फिर मुझे जब मालूम पड़ा कि जी इनकी ट्रेनिंग का, मैंने इनसे पूछा जी आपकी कितनी ट्रेनिंग हुई है, तो उन्होंने कहा जी सिर्फ 3 घंटे की ट्रेनिंग हुई है। तो देखिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन को बेहतर बनाने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम वापस आएँ, जिस तरह आज़ादी राय की बात हो रही थी, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी जी, इमरान खान साहब के हवाले से भी। देखिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है, आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी कदगन लग गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने लगा दी थी जी। अब हम नवाज शरीफ साहब की भी स्पीचेस नहीं दिखा सकते, तो अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि इमरान खान साहब की ऊपर भी कदगन लग जाए। खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू। अब सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और उनको एक दूसरे के उनको नीचा दिखाने के लिए जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर पूरी सियासी क्लास की बका है। बिल्कुल ठीक। और ये बात इनको अब अच्छी तरह समझ जानी चाहिए
दूसरी तरफ से मैं एक और चीज़ भी आपको कहना चाहूँगी जो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, पीपल्स पार्टी उनकी एक अपोजिंग जमात थी, अब वो सारी चीज़ें माजी का हिस्सा हो बिल्कुल गई। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब इमरान खान साहब का जो असल बैटल होगा वो ब्यूरोक्रेसी के साथ होगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा। क्या वो अपनी जो मंशूर लेके आए हैं, बिल्कुल, और इतनी देर उन्होंने स्ट्रगल की है, जो वो सब कुछ नाफिज करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके खिलाफ अब कौन खड़ा होगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ सबसे मुश्किल होता है किसी भी मुंतखब हुकूमत के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फरहान बुखारी साहब, एक क्वेश्चन जो मैं फिर आप तीनों पैनलिस्ट से करूंगी, हाउ गुड अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वुड बी? कितने अच्छे वजह हैं? उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद ये होती है कि उन्हें पब्लिक ऑफिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी राय में उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कम से कम अगले 6 महीने तक उन्हें हमें इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो साबित कर सकें, ठीक, जो उन पे तनकीद करते हैं उन्हें गलत साबित कर सकें। क्योंकि ये हो सकता है कि नेक नियति के साथ बिल्कुल रॉ हैंड के तौर पे आके वो पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठें जो कि माजी में नहीं हुई, जो नहीं कोई कर पाया, और फिर उनकी एक रेपुटेशन पर्सनल लेवल पे एक रेपुटेशन तो उनकी है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल और नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से। हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंस्पायर होके इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान की बका सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आके और अपना किरदार अदा करें। ठीक, तो हमें वक्त के साथ सब पता चलेगा। ठीक है। आसमा, हाउ गुड अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वुड बी? देखिए, मैं तो बड़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा बड़ी ऑप्टिमिस्ट रही हूँ। मैं इसलिए कि मेरा इस बात पे ईमान है कि जो भी शख्स अवाम के साथ राब्ते में है, उसको अवाम के पास वापस जाना है, वो ठीक ही परफॉर्म करता है। उसको किसी भी तरह से उसको अवाम को फेस आज सॉरी आसमा जी, एक लुकमा दूं, बड़े मजेदार लुकमा कि आज हम सब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं पीटीआई के बारे में, ये तब्दीली आ गई है। अच्छा, मैं की बात बताऊं, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने जॉइंट गवर्नमेंट बनाई थी जी, और उसमें उन्होंने पहले 18वीं तरमीम जो है वो कर दी, और बड़ी ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के चंद उन दिनों में से था जो कि तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे कि कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं थी, वो आपस में मिल के काम कर रहे थे। और बड़ा अच्छा, ख्वाजा साहब जो है वो दोस्त थे बहुत जरदारी साहब के, उनके पास उस वक्त भी अच्छी वजारत थी, फिर ख्वाजा साहब रफीक जो थे वो यूथ के थे, तो एक बड़ी अच्छी आइडियल एनवायरनमेंट थी, तो हमारे पास कोई बात करने को होती नहीं थी। तो पहले 6 महीने हम बड़े ही बोर हुए कि यार ये क्या, और अल्लाह भला करे उसके बाद से फिर वो एक स्टेटमेंट आया जिसमें कि वो कुरान और हदीस वाले नहीं होते, जजों की बहाली वाला मामला आया, और उसके बाद तो फिर वो सिलसिला थमा ही नहीं, वो चलता चला। ये वाकया बड़े मजे का है, लेकिन एक ब्रेकिंग रिजल्ट आ गया है। ये वाकया यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर है कराची के हवाले से कि NA 254 भी MQM के हाथ से निकल गई है। कराची की एक और सीट MQM के हाथ से निकल गई, और यह बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि NA 254 में अजीजाबाद का इलाका आता है जो कि MQM का गढ़ है। MQM अपने गढ़ अजीजाबाद की सीट हार गई है। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद असलम कामयाब हो गए हैं। कितने वोटों से बता दें जी मुझे, थोड़ी देर में वोट भी आ जाते हैं। इसी हलके में अंचोली का इलाका भी आता है और यूसुफ प्लाजा का इलाका भी आता है, और इस तरह के दूसरे अहम इलाके आते हैं। मुझे साथ साथ रिजल्ट बताया जा रहा है 75,702 ये तहरीक इंसाफ ने हासिल किए। ओके, MQM के भी वोट बताइएगा। इसके 48,813। ओके, तहरीक इंसाफ ने 75,702 वोट हासिल किए हैं MQM के गढ़ अजीजाबाद वाली सीट से, और MQM को मिले हैं 48,613 वोट। जबकि थोड़ी देर पहले MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है कि उसका मैंडेट सिंध के शहरी इलाकों में तबाह बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन और इसी में खबर आई है कि MQM अजीजाबाद की सीट भी हार गई है। आसमा जी कंटिन्यू कीजिएगा।
बिल्कुल ये बताऊं 2013 के इंतखाबात के अंदर भी अजीज़ाबाद में बड़ा टफ कंपटीशन था और पीटीआई ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वोट्स भी लिए थे, जिसके बाद आपको याद होगा मशहूर ज़माना अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक तकरीर भी जो आई थी और रात को उन्होंने फिर सबको डांटा भी था और उसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। तो अजीज़ाबाद में ही नहीं बल्कि कराची पूरे में पीटीआई का काफ़ी बड़ा वोट बैंक था जो कि पिछले 5 साल में उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। उसकी वजूहत बिल्कुल अननोन है कि वो क्यों इग्नोर किया गया, लेकिन एमकेएम ने रिजेक्ट किया। पीएसपी भी इसी तरह से कोई बात कर रही है। क्या ही अच्छा हो दोनों इस मामले के ऊपर एक सफे पे आ जाए कम से कम इस मामले के ऊपर, जो कि ज़ाहिर लग नहीं रहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन जाए, इसके ऊपर मुत्तहिदा जो है वो बन जाए। लेकिन देखिए ये जो पीपल्स जो हमें पीटीआई बारे में जो पंजाब है, पंजाब के अंदर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बाकी सूबे हैं उसमें मुमकिना जो नताइज हैं वो उसी तरह के ही आ रहे हैं। मसलन पहले भी ये बात हमारी ज़ेरे बहस रही है कि कराची के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक पीटीआई का है, लिहाजा उसका जीतना वहां से कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अच्छा, 2-4 सीटों जिसकी बात नवाज शरीफ ने भी की है, उन सीटों के ऊपर वो खुद कह रहे हैं, जैसे आबिद शेर अली की सीट है, उन्होंने 3-4 हलके ही बताए हैं बाय द वे अभी तक। तो हो सकता है खान साहब ने जो बात की है 4 हलकों को खोलने की कि आप जितने कहेंगे हम खोलें, तो मेरा ख्याल है उसमें वो नवाज शरीफ साहब जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो उनको खोल भी दे जल्दी। ठीक आसमा, वेरी सॉरी माजरत के साथ, लेकिन चूंकि हेडलाइंस पे जाने का वक्त हुआ है, मुनी से आप पंजाब में बैठी हैं, कुछ कमेंट करना चाहेंगी? चंद फ्यू सेकंड्स है पंजाब के ऊपर। मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूँगी गरीदा कि हम जो हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं। और हम ना किसी हुकूमत के आने ना जाने से खुश होते हैं, ना हमें ज़्यादा अफसोस होता है। सवाल ये है कि जो हुकूमत में आते हैं, एक तो वो अवाम का मैंडेट रिस्पेक्ट करें, और मेरा ख्याल है कि अब उनको ये मान लेना चाहिए कि जो मीडिया है अब इस मुल्क की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। it's the fifth pillar of the state and they should recognize that। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब तक मीडिया पूरे तरीके से आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, तब तक आप किसी तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन छोड़ें, आप साफ शफाफ लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को भी नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक मुनीज़, आप ये बहुत अहम पॉइंट आ रही हैं और इस पर ट्रांसमिशन भी करूंगी मैं, या फिर अपना स्पेशल प्रोग्राम करूंगी आपके और आसमा के साथ। आज़ादी इजहार राय तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंडर कैसी होगी? लेट्स गो बैक क्विकली टू हेडलाइंस, उसके बाद ट्रांसमिशन कंटिन्यू।